नमस्कार बच्चों, मैं गहलोत कुमार एक बार उत्सव एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और वीडियो जो नई है वो है करंट अफेयर्स की। 2 मैं इसकी पहले डाल चुका हूं मार्च महीने की, ये भी मार्च महीने से संबंधित है। तो टॉपिक पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, T20 विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाला कौन सा खिलाड़ी है, रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये 33 गेंदों पर 33 बॉल पर शतक लगाया है। और शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? ये है फिन एलन। फिन एलन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इन्होंने 33 गेंद पर शतक लगाया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहला ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, अब वर्तमान में किसके नाम हो गया? फिन एलन के नाम, 33 बॉल पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। फिन एलन ने 33 गेंद पर सबसे तेज शतक लगाया T20 वर्ल्ड कप में। इसके बाद में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है? तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है। और ये रोलिंग बजट होता क्या है? तो देखो, रोलिंग बजट होता है वित्तीय व्यवस्था में रोलिंग बजट लागू किया है इसने। और इसमें क्या है, देखो, एक तो दीर्घकालीन लक्ष्य रखे जाते हैं और एक कुछ समय के लक्ष्य रखे जाते हैं कम समय के लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो दीर्घकालीन लक्ष्य है उनमें समय के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको रोलिंग बजट बोलते हैं। हर एक साल में इसको अपडेट किया जा सकता है। तो रोलिंग बजट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है MP। और भारत सरकार ने भी एक बार रोलिंग बजट लागू किया था, कब? 1978 में। 1978 से 1980 तक जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये लागू हुआ था रोलिंग बजट। उससे पहले, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना शुरू ना करके रोलिंग बजट शुरू किया था 78 से 80 के बीच में। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसमें 2 उद्देश्य होते हैं, एक दीर्घकालीन और एक कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये भारत सरकार ने भी पहले लागू कर रखा है 1978 से 1980, 3 साल के लिए ये रोलिंग बजट था। वर्तमान समय में किसने लागू किया है? MP ने। उत्तर प्रदेश के किस किले के क्षेत्र को राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल घोषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल घोषित किया है किसको? कालिंजर के किले को। जो कालिंजर का किला है, कालिंजर फोर्ट है यूपी में, उसको राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है 16 मार्च 2026 को GSI के सर्वे में। और विंध्य पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वतमाला में ये किला स्थित है। और सबसे खास क्वेश्चन है वो ये है जो इधर लिखा हुआ है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले के यहीं हुई थी। जब ये इसको जीतने की कोशिश कर रहा था तो उक्का नामक एक यंत्र होता है, अग्नि यंत्र, उसको ये चला रहा था। वो वापस किले की दीवार से टकराकर इसके पास में ही आकर गिरा था और उसी की वजह से बुरी तरीके से जख्मी हो गया और बाद में इसकी मृत्यु होगी। ये बात है 1545 की। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में। करंट का हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूधरोहर स्थल की सूची में शामिल कौन से किले को किया गया है? कालिंजर के किले को। क्वेश्चन है, असम के किस प्रसिद्ध चावल की पहली खेप मार्च 2026 में UK और इटली को निर्यात की गई है? तो असम का एक चावल है जिसका नाम है जोहा चावल। जोहा चावल ये बड़ा ही सुगंधित और स्वादिष्ट बताया जाता है। जोहा चावल GI टैग प्राप्त है इसको। तो इसका देखो एक्सपोर्ट निर्यात शुरू किया है और ये पहली खेप भेजी है किसको? इटली और इंग्लैंड को। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जोहा क्या है? तो जोहा एक प्रकार का चावल है, चावल की एक किस्म है जो बड़ा अच्छा माना जाता है स्वाद में और सुगंधित भी है। GI टैग भी इसको प्राप्त है। तो UK और इटली को इसकी खेप भेजी है। भारत पेट्रोलियम ने, BPCL ने देश का पहला LPG ATM, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, LPG ATM कहाँ शुरू किया है? तो LPG ATM पहला खोला गया है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में पहला LPG ATM खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। इसमें क्या है, तो भारत गैस पेट्रोलियम जो है, भारत पेट्रोलियम BPCL, उसने LPG ATM कहाँ खोला है? गुरुग्राम में। और ये पहला ATM है। यह मशीन 24 घंटे संचालित रहती है और उपभोक्ता 2-3 मिनट में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। बहुत कम टाइम लगता है इसमें और जो लाइनों की झंझट है उससे छुटकारा मिल जाएगा यदि ये बात आगे बढ़ती है तो। और इसके लिए सिलेंडर विशेष प्रकार से तैयार किया गया है। कितने kg का? 10 kg का। तो ये तो खैर
काफी ज्यादा जानकारी दे रखी है इसने, पर जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि एलपीजी एटीएम कहाँ पर खोला गया है, तो गुरुग्राम में। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की किस कमान ने किया है? तो अमोघ ज्वाला जो सैन्य अभ्यास है, इसका सैन्य अभ्यास क्या दक्षिणी कमान ने, ठीक है, दक्षिणी कमान ने सैन्य अभ्यास किया है। किया कहां पर गया है? बाबीना यूपी, ठीक है, बाबीना यूपी फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास किया गया है। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, ठीक है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन से क्या मतलब है? तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन से मतलब है भूमि पर, वायु पर और साइबर, तीनों टाइप्स इसमें शामिल है, इसीलिए इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोला गया है, ठीक है। तो अमोघ ज्वाला उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग में, और कौन सी कमान ने? दक्षिणी कमान ने। प्रकृति 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो प्रकृति 2026 जो सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और ये क्या है इसमें? तो देखो, नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और विद्युत मंत्रालय ने किया है। इसकी थीम, तो थीम जरूर देखनी है, वैश्विक सहयोग और डिजिटल साधनों के माध्यम से कार्बन बाजार को मजबूत करने पर केंद्रित है, ठीक है, कार्बन बाजार को मजबूत करने पर केंद्रित है, वैश्विक सहयोग और डिजिटल साधनों से। यह सम्मेलन भारतीय इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आयोजित हुआ है। किसका हिस्सा है? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकृति 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, वर्ष 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किस इतिहासकार को प्रदान किया गया है? तो विलियम डेलेरिम्पल को ये दिया गया है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज। विलियम डेलेरिम्पल को अवार्ड दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? तो उन्हें उनकी चर्चित पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, ये इनकी एक किताब है इतिहास की, तो इसके लिए सम्मान विलियम डेलेरिम्पल को दिया गया है। और मार्क लिटन इतिहास का जो पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मार्क लिटन प्राइज किससे संबंधित है? पुरस्कार किससे संबंधित है? इतिहास से। दूसरा, वर्तमान में 2026 में किसको मिला है? विलियम डेलेरिम्पल को। और कौन सी किताब के लिए मिला है? द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। अगला है, सक्षम नामक एआई आधारित कौशल जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये एआई आधारित कौशल जनगणना है, ये मुंबई में शुरू हुई है सबसे पहले, ठीक है। एआई आधारित कौशल जनगणना मुंबई में शुरू हुई है। कौन से एज ग्रुप के लिए? 18 से 40, 18 से 40 के लिए मुंबई में शुरू हुई है क्वेश्चन करंट के हिसाब से। अगला, कौन सा देश मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस संक्रमण समाप्त करने वाला पहला यूरोपियन देश बना है? यूरोपीय देश बना है, तो इसका आंसर है डेनमार्क। जो डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, और वो ऐसा पहला देश बना है जो मां से बच्चे में सिफिलिस और HIV का संक्रमण रोकने में कामयाब हुआ है। डेनमार्क उत्तर हो गया। डेनमार्क यूरोपीय संघ का पहला देश है जिसे WHO ने ट्रिपल एलिमिनेशन मुक्त घोषित किया है। अब ट्रिपल एलिमिनेशन में क्या है? तो दो तो इसमें ये हो गए, देखो, एक HIV और एक सिफिलिस, एक है हेपेटाइटिस बी जो पीलिया का एक टाइप है। तो हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस, ये तीनों से मुक्त घोषित होने के कारण इसको ट्रिपल एलिमिनेशन नाम दिया है। तीन बीमारियों को खत्म करने के कारण इसको ट्रिपल एलिमिनेशन नाम दिया है। कौन सा देश है? डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन है। और एक खास क्वेश्चन ये कि ग्रीनलैंड किसके कब्जे में आता है? तो ग्रीनलैंड पर राजनीतिक रूप से डेनमार्क का कब्जा है, जो अभी ट्रंप ने धमकी भी दी थी इनको। तो ये करंट का क्वेश्चन है। HIV और सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे ने रोक दिया है, किसने? डेनमार्क ने। जीरो प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शुरू किया गया है? तो जीरो प्राइज पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए एक अवार्ड है जो पर्यावरण संरक्षण में हेल्प करेगा। कौन कौन से क्षेत्र हैं? वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण में और भूमि प्रदूषण, तीन शामिल है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने पर्यावरण सुधार के लिए देश का पहला परिणाम आधारित जीरो प्राइज शुरू किया है। यह पुरस्कार वायु, जल और भूमि प्रदूषण को कम करेगा और सफल नवाचारों को वो देगा गति। इसमें प्रत्येक श्रेणी के विजेता को 1 करोड़ की राशि
निर्धारित की गई है। तो एक तो देखो राशि याद रखनी है 1 करोड़, दूसरा कितने क्षेत्र हैं 3, वायु जल और भूमि, और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण। तो 0 प्राइज, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। अगला है भारतीय मूल की सफीना हुसैन को किस सूची में मार्च 2026 में शामिल किया गया है। तो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026, जो टाइम मैगजीन है उसकी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में शामिल किया है सफीना हुसैन को। बहुत बड़ी बात है। अब सफीना हुसैन एक संस्था चलाती है एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक है, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता है। टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी महिलाओं की सूची में रखा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल है सफीना हुसैन, और इनके संस्था का नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स। खास बात यह कि 2025 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो ये एजुकेट गर्ल्स के लिए सफीना हुसैन को 2025 में मिल चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कि टाइम वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल हुई है सफीना हुसैन। ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेट गर्ल्स इनकी संस्था है। समयू नामक दुर्लभ गोताखोर बतख पहली बार किस नेशनल पार्क में देखी गई है। तो आ जाता है कई बार ऐसा क्वेश्चन। समयू जो बतख है ये देखी गई है कहाँ पर, काजीरंगा में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में समयू बतख देखी गई है। काजीरंगा असम में है और हाथियों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा में आयोजित 7वीं जल पक्षी गणना के दौरान इस दुर्लभ बतख की पहचान हुई है। और समयू बतख मुख्य रूप से वैसे मिलती कहाँ पे है, ये उत्तरी यूरोप और यूरेशिया में, और इस समय भारत में मिली है। तो ये देखो जलवायु परिवर्तन को दिखाती है कि भारत में ये बतख मिली है। तो समयू जो गोताखोर बतख है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिली है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस राज्य की नागौरी पान मेथी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग और पेटेंट मिला है। तो नागौर कहाँ पर है, राजस्थान में। तो राजस्थान में नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिला है। नागौर जिले की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को आधिकारिक रूप से पेटेंट और जीआई दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा बौद्धिक संपदा संरक्षण और पौधा किस्म संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत मिला है। तो नागौरी पान मेथी है ये फेमस है अपनी खुशबू के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए। तो इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ पर है, राजस्थान। अगला है, विशाखापट्टनम को किस अत्याधुनिक परमाणु अनुसंधान परियोजना की मेजबानी हेतु चुना गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो विशाखापट्टनम को किसके लिए चुना गया है, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर। ये परमाणु अनुसंधान परियोजना का हिस्सा है, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा, विशाखापट्टनम में। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम को इसलिए चुना गया है, क्यों चुना गया, देखो विशाखापट्टनम को इसके मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम और समुद्र से निकटता, क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसको इसमें कूलेंट के रूप में, शीतल जल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए विशाखापट्टनम को चुना गया है हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2 की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया है। तो ये देखो 2028 तक कर दिया है इसको बढ़ा के। 2026 था पहले शायद, अब ये 2028 कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें देखो लक्ष्य 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देना, ये इसका टारगेट था स्वच्छ पेयजल योजना के तहत। और ये योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 2019 को। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने शुरू की थी 15 अगस्त 2019 को। अब ये टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन 2 को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्योर एयर टावर नामक माइक्रो एल्गी आधारित वायु शोधक कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली एरोसिटी हाईवे, नई दिल्ली में स्थापित किया गया प्योर एयर टावर। और माइक्रो एल्गी पर आधारित है ये, मतलब एल्गी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, शैवाल का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थापित किया है। और क्या है इसमें देखो, देख लेते हैं।
यह भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर है। यह टावर प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक क्रिया से हवा से CO2 और पार्टिकुलेट मैटर सोखता है। मतलब जैसे पेड़ प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, उसी तरीके पर यह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइक्रो एल्गी, और CO2 और पार्टिकुलेट मैटर को सोखता है। सामान्य स्मोक टावरों की विपरीत यह मशीन के बजाय जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। ये इसकी सबसे अच्छी चीज है, ये जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर है, क्योंकि इसमें एल्गी का प्रयोग हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का तरीका अपनाया गया है। तो ये मशीनों के बजाय जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित है। तो प्योर एयर टावर कहाँ पर खोला गया है, नई दिल्ली एरोसिटी हाईवे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अस्मिता एथलेटिक्स लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो एग्जाम के हिसाब से। अस्मिता एथलेटिक्स लीग का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये अस्मिता लीग का उद्देश्य है महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। और अच्छे से देखते हैं, खेल राज्य मंत्री, ठीक है, निखिल खड़से, खेल जो राज्य मंत्री है निखिल खड़से ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च है उस पर इसकी घोषणा की है। यह प्रतियोगिता 8 मार्च को भारत के 250 शहरों में एक साथ आयोजित की गई। इसमें अंडर 13 से लेकर अंडर 18 वर्ष, मतलब 13 से 18 वर्ष से ऊपर की, ठीक है, से ऊपर की सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए श्रेणी है। और इस पहल का लक्ष्य है खेल और फिटनेस के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, मतलब स्पोर्ट में, फिटनेस में महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको सशक्त करना, ये इसका उद्देश्य है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अस्मिता एथलेटिक्स लीग, ये महिलाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या रखी गई है। जो 2026 का विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च को, उसकी थीम रखी गई थी औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका। ये इसकी थीम है, औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका। 3 मार्च को ये मनाया जाता है। तो यह दिवस प्रति वर्ष 3 मार्च को वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम औषधीय पौधों के महत्व और उनके संरक्षण पर केंद्रित रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस जैव विविधता की रक्षा का वैश्विक मंच है और यह दिवस मानव जीवन और प्रकृति के बीच के गहरे अंतर संबंधों को रेखांकित करता है। तो हमारा तो क्वेश्चन ये कि थीम क्या है। तो थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका। दूसरा क्वेश्चन ये कि मनाया कब जाता है, 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, अराकू कौनी किस समुदाय की खाद्य परंपराओं से संबंधित है। तो अराकू कौनी आदिवासी समुदाय की खाद्य परंपराओं से संबंधित है। और ये देखो, आंध्र प्रदेश का पहला आदिवासी बाजरा, ठीक है, एक मिलेट है, बाजरा आधारित आधिकारिक फूड मेन्यू है। इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा मार्च 2026 में लॉन्च किया गया है। इसका नाम अराकू घाटी के नाम पर है, जहाँ पर आदिवासी समुदाय रहता है। तो अराकू कौमी आदिवासी समुदाय की एक खाद्य परंपरा है, एक मिलेट बाजार पर आधारित फूड मेन्यू है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अराकू कौनी है क्या है। तो एक देखो, एक तो ये मिलेट आधारित फूड मेन्यू है और उद्घाटन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आदिवासी समुदाय है जो अराकू घाटी में रहता है। तो इस प्रकार से मार्च के करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए और एक आध वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है मैटर, थोड़ा सा स्टैटिक भी साथ साथ में इसमें क्लियर कराता हूं। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, इस पर कमेंट्स कर दें, इसको शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।